हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे हेलोवीन सीरीज के छठे पार्ट को। 1995 में रिलीज की गई हेलोवीन 6 द कर्स ऑफ माइकल मायर्स। ये वो मूवी है जिसमें हमें पता चलेगा कि माइकल मायर्स मरता क्यों नहीं है और अपनी फैमिली की जान के पीछे क्यों पड़ा रहता है, और ये भी कि पिछले पार्ट में ये मिस्टीरियस आदमी कौन था। असल में इस मूवी के दो वर्जन हैं, एक है थिएट्रिकल कट और दूसरा है प्रोड्यूसर्स कट। और मूवी की एंडिंग दोनों कट्स में ही बिल्कुल अलग अलग है। और मैं प्रोड्यूसर्स कट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि उसकी कहानी ज्यादा सेंस बनाती है। प्रोड्यूसर्स कट और थिएट्रिकल कट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, तो उसके लिए भी वीडियो एंड तक जरूर देखें। अब चलिए शुरू करते हैं हेलोवीन 6 को बिना किसी देरी के। ये मूवी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस आदमी माइकल को जेल से आजाद करा लेता है और साथ ही वो जेमी को भी किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। और इसके बाद स्टेशन में एक बड़ा धमाका होता है जिससे सभी को यही लगा कि माइकल और जेमी इस धमाके में जलकर मारे गए। इसके बाद कहानी जाती है 6 साल आगे। हेलोवीन से ठीक एक दिन पहले हम जेमी को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो गई है। उसे बांधकर एक ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है जहां वो एक बच्चे को जन्म देती है। जेमी अभी भी उस मिस्टीरियस आदमी के कब्जे में है और ये सभी डॉक्टर्स उसकी कल्ट के मेंबर्स हैं। साथ ही माइकल भी इस कल्ट का हिस्सा है। बच्चा पैदा होते ही मिस्टीरियस आदमी को दे दिया जाता है जो कि उसे एक रूम में ले जाकर उस पर एक रिचुअल परफॉर्म करता है और उसके शरीर पर वही थ्रोन वाला सिंबल बना देता है जो कि हमने माइकल की कलाई पर देखा था। रिचुअल के बाद एक नर्स जेमी को उसका बच्चा लाकर दे देती है। उसे जेमी के लिए काफी बुरा लग रहा था तो वो जेमी की हेल्प करती है इस जगह से बाहर निकलने में, लेकिन माइकल इनके पीछे लग जाता है। नर्स जेमी को यहाँ से भगा देती है लेकिन खुद माइकल के हाथों से नहीं बच पाती। माइकल नर्स को उठाकर उसका सर दीवार से निकल रहे एक स्पाइक में घुसा देता है जिससे नर्स की बॉडी दीवार पर ही लटकी रहती है। बाहर जेमी को एक ट्रक मिल जाता है जिसमें बैठकर वो यहाँ से निकल जाती है और उस ट्रक के ड्राइवर को माइकल मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मायर्स हाउस को जिसमें अब एक फैमिली रहती है। इसके अंदर हम डेनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे वही मिस्टीरियस आदमी दिख रहा था और वो उसे किल करने को बोल रहा था। डेनी डर के चिल्लाता है और उसकी मदर कारा उसके पास आती है। कारा असल में लोरी की कजिन है। कारा डेनी से कहती है कि उसने जरूर कोई सपना देखा होगा और वो उसे सुलाकर वापस अपने रूम में आ जाती है। यहाँ उसे फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। ठीक सामने वाले घर से एक लड़का कारा को घूर रहा था। औरतों को क्यों छेद में से झांक के देखता है? ये लड़का टॉमी है जिसे पार्ट 1 में लोरी ने बेबीसिट किया था। टॉमी माइकल मायर्स से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है और वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। सब जानना है इस बच्चे को, हरामी कहीं का। वो सालों से माइकल पर रिसर्च भी कर रहा था और उसे लगता है कि माइकल इस साल वापस जरूर आएगा और इसीलिए वो मायर्स हाउस पर नजर रखे हुए है, ना कि कारा पर। इसके बाद हम डॉक्टर लूमिस को देखते हैं जो कि अब रिटायर हो चुका है। लूमिस से उसका पुराना दोस्त और स्मिथ ग्रुप हॉस्पिटल का इंचार्ज डॉक्टर विन मिलने आता है। डॉक्टर विन लूमिस से कहता है कि वो उसके साथ सेलिब्रेट करने आया है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी से रिटायरमेंट ले रहा है और वो चाहता था कि उसकी जगह अब लूमिस उसका काम संभाले, जो कि काफी बेकार आइडिया है क्योंकि लूमिस खुद विन जितना बूढ़ा है। लूमिस विन के ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं था और वो इस समय एक रेडियो प्रोग्राम सुन रहा था जिसमें हेडनफील्ड और माइकल मायर्स की बातें हो रही थी। इसमें हमें ये भी पता चलता है कि माइकल के कारण अब हेडनफील्ड में हेलोवीन नहीं मनाया जाता। टॉमी भी इस प्रोग्राम में कॉल कर बताता है कि उसने माइकल को करीब से देखा था। माइकल का काम अभी अधूरा है और वो वापस लौटकर जरूर आएगा। टॉमी की बात सुन आरजे बेरी उसे पागल बताता है और कॉल कट कर देता है। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। दूसरी तरफ हम जेमी को देखते हैं जो भागती हुई एक बस स्टॉप पर जाती है और किसी कारण से ये पूरी तरह से खाली था। जेमी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन सभी लाइनें बिजी आ रही थी। इस जगह पर भी रेडियो बज रहा था तो जेमी भी इसी प्रोग्राम में कॉल करती है और बताती है कि माइकल मायर्स उसके पीछे पड़ा है और उसे डॉक्टर लूमिस की हेल्प चाहिए। आरजे जेमी को भी पागल समझकर उसकी कॉल कट कर देता है लेकिन टॉमी और लूमिस दोनों ने ही जेमी की बातें सुन ली थी। इधर माइकल जेमी के पास पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए जेमी यहाँ के बाथरूम में छुप जाती है। माइकल उस बाथरूम में भी आ जाता है लेकिन दरवाजा खोलने पर उसे पता चलता है कि जेमी विंडो से कूदकर भाग गई थी। जेमी फिर से ट्रक लेकर निकल जाती है लेकिन इस बार माइकल एक वैन से उसका पीछा करता है और उसका एक्सीडेंट करवा देता है।
जेमी किसी तरह बाहर निकलकर एक बार्न में जाकर बैठती है, जहां माइकल उसे एक चाकू से स्टेप कर देता है। इसके बाद वो ट्रक में बच्चा लेने जाता है, लेकिन वो देखता है कि ट्रक में बच्चा है ही नहीं। जेमी ने पहले ही उसे कहीं पर छुपा दिया था। अगले दिन हेलोवीन था और हम कारा की पूरी फैमिली को देखते हैं, जिनमें शामिल है कारा का भाई टिम, उसकी मदर डेबरा और उसके फादर जॉन। जॉन कारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उसका कारण है कि कारा कुछ सालों पहले घर छोड़कर भाग गई थी। जब वो वापस लौटी तो उसके साथ एक बच्चा था, डेनी। क्यों आया? स्कीम है, बच्चा फ्री। जॉन डेनी को बास्टर्ड बोलता है, जिस पर कारा उसे पलटकर जवाब देती है और जॉन कारा को थप्पड़ मार देता है। इसी समय डेनी को फिर से वही ईविल आवाज सुनाई देती है जो उसे किल करने को बोल रही थी और डेनी एक चाकू लेकर जॉन के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद कारा टिम और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कॉलेज निकल जाती है। टिम और उसकी गर्लफ्रेंड आज एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये चाहते थे कि हेलोवीन से बैन हटा दिया जाए और इस प्रोटेस्ट में आरजे बेरी भी आने वाला है। इधर टॉमी जेमी की रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि जेमी ने ये कॉल बस स्टॉप से किया था। टॉमी वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वहां उसे जेमी के खून के निशान मिलते हैं। उनका पीछा करने पर टॉमी बाथरूम में जाता है, जहां उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जेमी ने अपना बच्चा यहीं पर छुपा दिया था, जो कि टॉमी को मिल जाता है। दूसरी तरफ लूमिस भी चिंता में था। उसने जेमी की आवाज पहचान ली थी। डॉक्टर बेन उसे समझाते हैं कि जेमी 6 साल पहले उस धमाके में ही मर गई थी, लेकिन लूमिस ये मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें खबर मिलती है कि पुलिस को जेमी एक बान में अधमरी हालत में मिली है। वो दोनों उस जगह जाते हैं और यहाँ एक शेरिफ इन्हें बताता है कि जानलेवा हमला किया फिर जिप्सी लेके भाग गया। क्या? जानलेवा हमला किया फिर जिप्सी लेके भाग गया। क्या? 2 बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? जेमी की हालत खराब थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और साथ ही इन्हें यहाँ एक बड़ा सा थ्रोन सिंबल बना हुआ मिलता है। इधर कारा को अपनी बुक्स में डेनी की एक ड्राइंग मिलती है, जिसमें उसने अपनी सारी फैमिली को चाकू मार दिया है। कारा को लगता है कि डेनी ये सब बुरे सपने देखने के कारण कर रहा है। वही माइकल ने कारा को स्टॉक करना शुरू कर दिया था। इधर टॉमी उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाता है। इसी हॉस्पिटल में जेमी को भर्ती किया गया है, इसीलिए उसे यहाँ पर लूमिस भी मिल जाता है। टॉमी लूमिस को अपनी पहचान बताता है और ये भी कि माइकल वापस लौट आया है। लूमिस को लग रहा था कि जेमी ही माइकल की आखिरी बची फैमिली मेंबर है। इस पर टॉमी उसे बताता है कि मायर्स हाउस में लोरी के रिलेटिव्स रहते हैं, जो माइकल के खून के रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन माइकल उन्हें अपने घर में देख मारने जरूर जाएगा। अब टॉमी यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। वो लूमिस को कहता है कि तू एक काम कर, तू मुझे फोन कर, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फोन कर। वो उसे शाम को होने वाली प्रोटेस्ट में मिलने बुलाता है। लूमिस सीधा मायर्स हाउस जाकर डेबरा को इस घर के बारे में सब कुछ बता देता है। वो उन्हें सलाह देता है कि वो जल्द से जल्द इस घर को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। मजे की बात यह है कि जॉन के अलावा उसकी फैमिली में किसी को नहीं पता कि वो मायर्स हाउस में रहते हैं। जॉन का भाई ये घर बेच नहीं पाया था, तो ये उसने जॉन को दे दिया था। डेबरा जॉन को कॉल कर ये सब बताती है, लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता। इस पर डेबरा उससे कहती है कि वो बच्चों को लेकर घर छोड़कर जा रही है। डेबरा अपना सामान पैक कर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन माइकल घर में आ चुका था और माइकल 6 सालों के बाद अपने घर में आया है। ये मंदिर मेरा है क्या? माइला, ये अगरबत्ती भी मेरा है, ये घर भी मेरा है। ये डेबरा माइकल को देख बैकयार्ड में भागती है, जहाँ माइकल एक कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। इधर टॉमी उस बच्चे को अपने घर ले आता है। टॉमी मिसेस ब्लेन के घर किराए से रहता है। इसके बाद टॉमी डेनी से मिलकर उससे दोस्ती कर लेता है और उसके घर भी पहुंच जाता है। कारा जब कॉलेज से वापस आती है तो टॉमी को अपने घर में देखती है। टॉमी उनसे कहता है कि उन दोनों को उसके घर चलना होगा। अपने घर ले जाकर टॉमी कारा को माइकल के बारे में सब कुछ बताता है और ये भी कि उस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। दूसरी तरफ हम जेमी को देखते हैं, जिसे अपने और माइकल के कुछ नाइटमेयर्स आ रहे थे और कुछ देर बाद ही वो मिस्टीरियस आदमी जेमी के सर में गोली मार के चला जाता है और लूमिस जेमी को मरा हुआ देख काफी दुखी होता है। दूसरी तरफ टॉमी कारा को उस थ्रोन सिंबल के बारे में सब कुछ बताता है। पुराने समय में कई सारे मैजिकल रूइंस हुआ करते थे, जिनमें सबसे नेगेटिव पावर वाला रूइन थ्रोन था और उस समय एक डीमन चारों तरफ महामारी और तबाही लेकर आता था। उस डीमन को रोकने के लिए हर ट्राइब से एक सदस्य को कर्स ऑफ थ्रोन दिया जाता था और कर्स मिलने के बाद उस आदमी को अपने फैमिली मेंबर्स की
की बलि देनी होती थी, वो भी हेलोवीन की रात को। बलि मिलने के बाद डीमन शांत हो जाता था। माइकल को भी यही कर्स मिला है और कर्स की पावर ही उसे जिंदा रखती है। माइकल अपने आखिरी फैमिली मेंबर को मार देगा तो ये कर्स उस पर से हटकर किसी और को पास कर दिया जाएगा और माइकल को अब बस जेमी के बच्चे की ही बलि देनी है। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। इसके बाद टॉमी लूमिस से मिलने निकल जाता है। जाने से पहले वो कारा को वार्निंग देता है कि वो किसी भी कीमत में अपने घर ना जाए। मिसेस ब्लेन डेनी को एक कहानी सुना रही थी जिसमें वो बताती है कि जिस रात माइकल ने अपनी सिस्टर जूडिथ को मारा था, उस रात माइकल ने एक ईविल वॉइस सुनी थी जो उसे किल करने को बोल रही थी। उसी दिन माइकल पर कर्स डाला गया होगा और तभी से माइकल जो भी कर रहा है वो इस कर्स के कारण है। और ये सब सुन कारा को चिंता होने लगती है क्योंकि कुछ दिनों से डेनी भी ऐसी वॉइस सुन रहा है, मतलब माइकल का कर्स अब डेनी पर पास किया जाएगा। इधर जॉन जब वापस घर आता है तो घर में कोई नहीं था। उसे लगता है कि डेबरा सभी को लेकर चली गई है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक ही घर की लाइट चली जाती है और वो बेसमेंट में चेक करने जाता है जहां माइकल उसे स्टेप कर और करंट लगाकर मार देता है। दूसरी तरफ आरजे बेरी प्रोटेस्ट करने आ जाता है। उसे पता चलता है कि टिम मायर्स हाउस में ही रहता है और टिम को भी ये बात आज ही पता चली है। आरजे बेरी टिम को बताता है कि वो कुछ देर बाद मायर्स हाउस को देखने आएगा। इसके बाद वो अपनी वैन में जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो गलत वैन में बैठ गया था और इसके अंदर माइकल था जो कि बेरी को मार देता है। इधर टॉमी लूमिस को ढूंढ रहा होता है। वो एक लड़की को देखता है जिसकी ड्रेस पर खून गिर रहा था। वो ऊपर देखता है तो बेरी की लाश पेड़ पर टंगी हुई थी जो कि नीचे गिर जाती है। लाश को देखकर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और लूमिस भी टॉमी को मिल जाता है। इधर टिम और उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं लग रहा था कि आरजे बेरी उनके घर आएगा, तो वो दोनों अपने काम से लग जाते हैं। टिम जब शावर लेने जाता है तो माइकल उसका गला काट देता है। टिम की गर्लफ्रेंड को कारा का कॉल आता है जो उसे घर से निकलने बोलती है, लेकिन उसने काफी देर कर दी थी और माइकल टिम की गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। डेनी को फिर से इविल वॉइस सुनाई देती है और वो मायर्स हाउस के अंदर जाने लगता है। कारा भी उसके पीछे घर में जाती है जहां उसे एक एक करके सभी डेड बॉडीज मिलती हैं। इसके बाद माइकल भी उसके पीछे लग जाता है, लेकिन कारा चालाकी से माइकल को ही सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। इधर टॉमी लूमिस को अपने घर ले आया था। कारा भी डेनी को लेकर वापस यहाँ आ जाती है, लेकिन जेमी का बच्चा गायब हो गया था। तभी घर के अंदर इन सभी को वही इविल वॉइस सुनाई देती है जो कि डेनी को अपने पास बुला रही थी। ये आवाज उसी मिस्टीरियस आदमी की थी जो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर विन है। यहाँ उसके कल्ट के कुछ लोग भी मौजूद थे जो लूमिस और टॉमी को बेहोश कर देते हैं। कारा ऊपर के कमरे में भाग निकलती है, लेकिन उसे ऊपर मिसेस ब्लेन मिलती है और वो भी इस कल्ट की मेंबर थी। अब ये देख कारा विंडो के बाहर कूद जाती है और बेहोश हो जाती है। लूमिस और टॉमी होश आने के बाद देखते हैं कि कारा, डेनी और जेमी का बच्चा सभी गायब है। लूमिस कहता है कि डॉक्टर विन जरूर सभी को स्मिथ्स ग्रुप ले गया होगा और वो दोनों भी वहां जाने लगते हैं। इधर कारा को होश आता है और ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई रिचुअल परफॉर्म होने वाला है। लूमिस यहाँ पहुंचकर सीधा विन के पास जाता है। विन उसे बताता है कि कर्स देने के बाद से ही वो माइकल को प्रोटेक्ट करता आया है और अब वो चाहता था कि उसकी जगह लूमिस कल्ट का लीडर बने और अगले माइकल यानी कि डेनी को प्रोटेक्ट करे। उसने लूमिस को इसीलिए चुना है क्योंकि एक वही था जो माइकल के अंदर ईविल को सेंस कर पाया था और मूवी की शुरुआत में डॉक्टर विन इसी रिटायरमेंट की बात कर रहा था। लूमिस साफ मना कर वेन को गोली मारने लगता है, लेकिन उसके आदमी लूमिस को ही बेहोश कर देते हैं। इसके बाद विन अपना रिचुअल करने जाता है और माइकल वहां बॉडीगार्ड के जैसे खड़ा था। अब रिचुअल कंप्लीट करने के लिए माइकल को अपने आखिरी फैमिली मेंबर को मारना होगा जो कि जेमी का बच्चा है। वही डेनी को अपनी मदर को मार के पहला सेक्रीफाइस करना होगा और कर्स ऑफ थ्रोन माइकल से डेनी में ट्रांसफर हो जाएगा। माइकल बच्चे को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन कारा उसे मना करती है ये कहकर कि ये बच्चा उसी का है और ये सच भी है। जेमी ने मरने से पहले जो नाइटमेयर देखा था उसमें माइकल ने जेमी का रेप किया था। खैर टॉमी दूर से ये सब तमाशा देख रहा था और वो विन के गले पर चाकू रखकर कारा को आजाद कर लेता है और वो दोनों बच्चों को लेकर वहां से भागते हैं, लेकिन माइकल उनके पीछे पड़ जाता है। टॉमी अपने पास से कुछ पॉजिटिव रूइंस निकालकर उनका एक घेरा बनाता है जिसके अंदर आने से माइकल रुक जाता है। लूमिस सभी को बाहर लेकर जाता है और कहता है कि वो लोग हेडनफील्ड से जितना दूर हो सके भाग जाएं, लेकिन लूमिस इनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे माइकल से अपना पुराना हिसाब बराबर करना था।
गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। इसके बाद लूमिस जब अंदर जाता है तो माइकल जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन ये माइकल नहीं बल्कि डॉक्टर विन था और माइकल यहाँ से भाग चुका है। डॉक्टर विन लूमिस का हाथ पकड़कर कहता है कि अब ये काम उसे करना होगा। लूमिस देखता है कि उसकी कलाई पर वही थ्रोन का सिंबल आ गया था, मतलब अब वो इस कल्ट का लीडर बन चुका है। ये देख लूमिस चिल्लाने लगता है और ये डब्बा फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी के 2 वर्जन थे और दोनों ही एक से बढ़ के एक घटिया है। थिएट्रिकल कट में तो कल्ट और थ्रोन वाली बात को एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है। अगर दोनों वर्जन के डिफरेंस की बात करें तो थिएट्रिकल कट में किल्स ज्यादा हैं और गोर भी, लेकिन उस कट में जेमी बार्न में ही मारी जाती है। वहीं कारा के किडनैप सीन के बाद से उस मूवी की पूरी एंडिंग अलग है। उस मूवी में डॉक्टर वेन माइकल की पावर्स अपने अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल आउट ऑफ कंट्रोल होकर सभी कल्ट वालों को ही मार देता है। इसके अलावा उस मूवी में लूमिस भी मारा जाता है, लेकिन उस कट की कहानी कोई सेंस नहीं बनाती और इन दोनों कट में इतने डिफरेंस है कि इस पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। कहानी के हिसाब से प्रोड्यूसर्स कट ज्यादा बेटर है, एटलीस्ट इसमें माइकल के कर्स को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन प्लॉट होल्स तो इसमें भी हैं। ये लूमिस के एक्टर डोनाल्ड प्लेजेंस की आखिरी फिल्म थी और इसके रिलीज से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। टॉमी के एक्टर पॉल रड को तो आपने पहचान लिया होगा, ये उनकी पहली फिल्म थी। खैर अच्छी बात ये है कि इस कहानी और टाइमलाइन को यहीं पर छोड़ दिया गया और हेलोवीन सीरीज के अगले पार्ट में हमें एक दूसरी टाइमलाइन देखने को मिलेगी जिसमें लोरी का कैरेक्टर रिटर्न करने वाला है और वो मूवी इस पार्ट से कई गुना अच्छी होने वाली है। तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे हेलोवीन H2O के साथ।